हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 एचएससी बोर्ड का चैप्टर नंबर 15 स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर, जिसका हम आज की वीडियो के अंदर लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी 2 लेक्चर हमने बना लिया है, जिसके अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में डिस्कस किया था और अच्छे खासे हम सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने समझा था। इस वीडियो के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर के बारे में पूरा डिटेल से अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस अच्छे से कॉन्सेप्ट को, जिसके अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स। बच्चों ध्यान से अच्छी तरह से एक रूम में बैठ जाओ और पूरा फोकस करके सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से समझो, ठीक है। पेंसिल और नोटबुक लेकर स्टार्ट करना इस चीजों को। सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं आइसोटोप्स। अगर बच्चों इसको आइसोटोप्स इन सब कंसेप्ट्स को आपको समझना है तो सबसे पहले बेसिकली हमें रिप्रेजेंटेशन करना आना चाहिए, और उसके बारे में मैं पहले आपको शुरुआत से बेसिक से समझाता हूं। अगर ये आता है तो आप आगे बढ़ सकते हो। आओ समझते हैं, ठीक है। सपोज करो बच्चों, आपके पास एक एटम है। एक एटम को मैंने एक्स सपोज किया है, ठीक है। अगर बच्चों ऐसा कोई एटम रहता है, जैसे एक एग्जांपल आप पकड़ लो, लिथियम है आपके पास। तो लिथियम का बच्चों आपको अगर कोई डिनोशन करने को बोलेगा कि इसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर डिनोट करो, तो बच्चों हमेशा याद रखो एटॉमिक मास नंबर जो है वो कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है, जो कि पावर पे लिखा जाता है जो भी एटॉम है आपका, और बेस पे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर ए से बताया जाता है, एटॉमिक नंबर जेड से बताया जाता है, और एटॉमिक नंबर को बेस पे लिखा जाता है, और एटॉमिक मास नंबर को पावर पे लिखा जाता है। बच्चों ऐसे ही एक एग्जांपल अगर आपके सामने लिया जाए तो लिथियम को मैंने लिया है। लिथियम का एटॉमिक नंबर बच्चों होता है 3, जो कि मैं इसके बेस पे लिखूंगा, और एटॉमिक मास नंबर होता है 6, जो मैं इसके पावर पे लिखूंगा। तो बच्चों इस तरह से आप कोई भी एटम को रिप्रेजेंट करोगे उसके एटॉमिक नंबर से और मास नंबर से। बच्चों एक और चीज सही से समझा दूं, एटॉमिक नंबर जो होता है वो सम ऑफ प्रोटॉन्स होता है। आगे चल के हमें आइसोटोन्स, आइसोबार समझने में हेल्पफुल होगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो सम ऑफ प्रोटॉन्स होता है, और एटॉमिक मास नंबर जो होता है बच्चों वो सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है। सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की एडिशन किया जाता है, तो आपका क्या रहता है वो एटॉमिक मास नंबर। और बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं अब इस कंसेप्ट के साथ कि आइसोटोप्स आप किसको बोलोगे बच्चों। तो बच्चों लिखना है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स देखो बच्चों, एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिसको हम किससे बताते हैं बच्चों, Z से, बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर इज डिफरेंट, दैट इज हम इसको डिनोट करते हैं बच्चों ए से। तो देखो बच्चों आपको आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगी। एटम आइसोटोप उसको बोला जा रहा है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, सेम है, पर एटॉमिक मास नंबर जो है वो अलग है। अगर बच्चों इसको एक एग्जांपल से समझाऊं तो बहुत अच्छी तरह से इसको देखना। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप एटॉमिक नंबर के बीच में कभी और मास नंबर के बीच में कंफ्यूज नहीं होंगे। आइसोटोप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। आओ देखते हैं बच्चों, जैसे आपके पास अगर एक एग्जांपल लूं तो आइसोटोप आप एक हाइड्रोजन का है। ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट्स का है, पर हाइड्रोजन का जो है ये ज्यादा आपको समझने में यूजफुल रहेगा। हाइड्रोजन का आइसोटोप 3 है बच्चों। एक होता है खुद हाइड्रोजन, दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है ड्यूटेरियम, ठीक है, और तीसरा रहता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं ट्रिटियम। क्या बोलते हैं, ट्रिटियम। बच्चों ये तीसरा जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, हाइड्रोजन का खुद आइसोटोप, ठीक है। हाइड्रोजन बच्चों जब इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 रहता है, बट बच्चों इसका एटॉमिक मास नंबर भी जब 1 रहेगा तब हम इसको हाइड्रोजन बोलेंगे। अगर बच्चों ऐसा हो रहा है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, पर अगर इसका एटॉमिक मास नंबर 2 हो गया, एटॉमिक मास नंबर 2 हो गया, तो देखो बच्चों एटॉमिक नंबर सेम है पर मास नंबर चेंज होने की वजह से अब ये हो गया है ड्यूटेरियम। बच्चों वैसे ही सेम हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक मास नंबर को देखोगे तो अगर वो 3 हो जाए तो वही हो जाता है ट्रिटियम। ये तीनों बच्चों इसके क्या है, आइसोटोप्स है, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर 1, 2, 3। बच्चों ये बहुत अच्छी तरह से अगर क्लियर हो गया होगा आपको कि एटॉमिक
मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो हम उसको बोलते हैं आइसोटोप। ठीक है, ये एग्जांपल आप अच्छी तरह से समझ लो, ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। आइसोटोप्स 3 होते हैं हाइड्रोजन के, 1 1 1 2 1 3। क्लियर है बच्चों? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम आगे आगे बढ़ते हैं। आइसोटोप्स के बाद हम स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा आइसोबार्स। क्या स्टार्ट करते हैं? आइसोबार्स। बच्चों आइसोबार्स भी जो है वो इसका पूरा उल्टा केस है आइसोटोप का। आइसोटोप का उल्टा केस है। आइसोबार्स बच्चों हम उनको बोलते हैं एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर। देखो बच्चों इस बार थोड़ा अलग हो रहा है। क्या हो रहा है? एटॉमिक मास नंबर आपका सेम है। पिछली बार क्या हुआ था? एटॉमिक नंबर आपका सेम था। इस बार क्या सेम है? एटॉमिक मास नंबर सेम है। मास नंबर सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है? डिफरेंट होता है। इसको आप समझते हैं बच्चों, एक एग्जांपल के साथ अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। देखो बच्चों, अगर आप देखोगे आइसोबार्स को समझने के लिए आप हाइड्रोजन को एक पकड़ो और आपका एक एग्जांपल हम लेते हैं हेलियम का। बच्चों हाइड्रोजन का एटॉमिक, देखो यहां क्या बोला गया है, आपका सेम क्या होगा? एटॉमिक मास नंबर, पर डिफरेंट क्या होगा? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा बच्चों, सही है। हाइड्रोजन का और हेलियम का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर बच्चों हम बेस पे लिखते हैं, तो एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का और हेलियम का 2 है। क्लियर है क्या बच्चों? डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बराबर। लेकिन बच्चों यहां पे एटॉमिक मास नंबर क्या होगा? आपका सेम होगा। एटॉमिक मास नंबर बच्चों हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक मास नंबर देखें तो एक आपके पास एलिमेंट है जिसको हम हाइड्रोजन का आइसोटोप कहते हैं, जो कि है ट्रिटियम। ट्रिटियम का जो एटॉमिक मास नंबर है वो 3 है। तो एटॉमिक मास नंबर 3 है पर एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। यहां एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है। लेकिन एटॉमिक मास नंबर बच्चों यहां पर अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन का 3 रहेगा। ये खुद भी क्या है बच्चों? ये खुद हेलियम का आइसोटोप है। ये खुद भी हेलियम का एक आइसोटोप है, क्योंकि एक्चुअली अगर देखा जाए तो हेलियम का एटॉमिक मास नंबर 4 होता है। पर अगर हेलियम के आइसोटोप्स भी अगर देखे जाएंगे तो एक हेलियम का आइसोटोप है जो कि 3 नंबर उसका एटॉमिक मास नंबर 3 होता है। तो बच्चों ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है और हेलियम का एटॉमिक नंबर जो है डिफरेंट है, पर बच्चों एटॉमिक मास नंबर जो है वो दोनों का सेम है। ये क्राइटेरिया में हम उसको क्या बोलते हैं? आइसोबार्स बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? अच्छी तरह से एकदम अच्छी तरह से क्लियर है। चलिए ठीक है, थर्ड कैटेगरी की तरफ हम स्टार्ट करते हैं, विच इज आइसोटोन्स। बच्चों आइसोटोन्स की मैंने डेफिनेशन आपको नीचे ही लिख कर दे दी है। आइसोटोन्स क्या रहता है बच्चों? पढ़ो। देखो उसको अगर आप समझा रहे हो तो एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स के जो नंबर होते हैं वो सेम होते हैं बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है। बच्चों ये थोड़ा ध्यान से समझना, अलग सा है। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है बट क्या है? न्यूट्रॉन सेम होंगे। बच्चों न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? सेम। चलो आओ समझते हैं इसको। न्यूट्रॉन्स को सेम होंगे मतलब ये कैसे होगा? देखो बच्चों ये एक बात तो क्लियर रखो, यहां हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक हमारे पास फिर से एक हाइड्रोजन है और हमारे पास हेलियम है। ठीक है, ध्यान से समझो बच्चों। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बच्चों 1 होता है, एटॉमिक मास और हेलियम का 2 होता है। अब इसके नंबर अगर हाइड्रोजन का 1 है, इसका अगर आइसोटोप में एक कैटेगरी देखा जाए तो 3 इसका एटॉमिक मास नंबर है, मास नंबर 3 है। और हेलियम का एक्चुअली एटॉमिक मास नंबर बच्चों अगर इसका हम सिर्फ आइसोटोप नहीं कंसिडर करके सिर्फ अगर एटॉमिक मास नंबर को देख रहे हैं, सो आपका हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक नंबर जो है वो 3, हेलियम का 2, मास नंबर 3 एंड 4। देखो बच्चों यहाँ पे आप लोगों को क्या पता चल रहा है? इसका एटॉमिक मास नंबर जो है वो डिफरेंट है, 3 एंड 4। मास नंबर डिफरेंट है, सही है, मास नंबर डिफरेंट है, पर न्यूट्रॉन सेम है। न्यूट्रॉन्स कैसे सेम है बच्चों? देखो न्यूट्रॉन्स मतलब क्या बच्चों? न्यूट्रॉन्स मतलब जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही न्यूट्रॉन्स होंगे, राइट? जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही न्यूट्रॉन्स होंगे। बच्चों यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझोगे तो यहाँ आपका नंबर ऑफ
अगर ये जो है ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर बच्चों अभी अभी आपको बताया, एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। एंड मास नंबर क्या होता है बच्चों? मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की एडिशन, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की एडिशन। मतलब बच्चों इधर मास नंबर जो है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की एडिशन होकर ही बना है, और एटॉमिक नंबर जो है वो सिर्फ प्रोटॉन्स के बारे में आपको बता रहा है। तो बच्चों यहां पे आपको पता चल रहा है प्रोटॉन आपका 1 है, और बच्चों इधर आपको पता चल रहा है आपका प्रोटॉन कितना है? 2 है। ध्यान से समझो बच्चों, अगर आपका प्रोटॉन अगर 1 है यहां पे और यहां पे 2 है, तो अब अगर बच्चों यहां पर आप देखोगे तो यहां पे प्रोटॉन्स कितने हो गए? 1 हो गए। तो बचा हुआ क्या है आपका? बचा हुआ आपका न्यूट्रॉन है जो कि 2 है यहां पर। बच्चों यहां पर भी देखो तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही न्यूट्रॉन्स होंगे। मतलब प्रोटॉन्स बच्चों यहां पे आपके 2 है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 है, और बचा हुआ क्या रह गया बच्चों? दैट इज न्यूट्रॉन। तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 है। देखो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहे आप हाइड्रोजन में काउंट करो या हीलियम में काउंट करो, आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो नहीं बदल रहे हैं। क्लियर हो गया क्या बच्चों? क्लियर हो गया क्या? सही से समझ में आया क्या? यहाँ पे एटॉमिक नंबर प्रोटॉन 1 है, यहाँ पे प्रोटॉन की 2 है। हीलियम का अगर और हाइड्रोजन का आप एटॉमिक मास नंबर देखोगे तो वो सब एडिशन होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का। प्रोटॉन्स बच्चों एक्चुअली यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। अब बचे कितने? यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन्स बच गए और यहाँ पे भी 2 न्यूट्रॉन्स बच गए। तो आई होप सो ये आपको अच्छी तरह से क्लियरली समझ में आ गया है कि आप कैसे आइसोटोन्स को डिफर कर सकते हो और कैसे आप आइसोटोन्स को पहचान सकते हो। ठीक है, यहाँ एक अच्छी चीज से समझना ये है कि दोनों के ही एटॉमिक नंबर मास नंबर ये सेम नहीं होते हैं। क्लियर है क्या? अच्छी तरह से एकदम ठीक है बच्चों। आई होप सो आपको आइसोटोप्स, आइसोटोन्स और आइसोबार्स की कहानी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जो हमारा है मास डिफेक्ट। क्या है? मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट बच्चों न्यूक्लियस के अंदर अगर आप जाओगे तो एक्चुअली आपको कैसा दिखाई देता है कि अगर आप इंडिविजुअल न्यूक्लियस एक न्यूक्लियॉन्स, देखो बच्चों यहां पे एक बेसिक चीज मैं क्लियर कर दूं, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या है? इज अ सिंगुलर ऑफ न्यूक्लियस। जब बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे तब हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं उनको, क्योंकि एक न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्या होंगे? न्यूक्लियॉन्स होंगे। क्या होंगे? न्यूक्लियॉन्स होंगे। ठीक है, तो याद रखना न्यूक्लियॉन्स जब एक बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स जब मिलेंगे तब एक न्यूक्लियस तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहां पे ये बेसिक आइडिया से मैं क्लियर करता हूं आप लोगों को। यहां आगे बढ़ते हैं हम। यहां बच्चों क्या बोला जा रहा है? जब आप इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन एक न्यूक्लियॉन को देख रहे हैं और आप जब इन सब न्यूक्लियॉन के मासेस को एक साथ देख रहे हैं तो इसके अंदर आपको कुछ डिफरेंस दिखाई देता है इनके मासेस के अंदर। यही कंसेप्ट आपका मास डिफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। बच्चों आओ समझते हैं पहले मास डिफेक्ट होता क्या है। देखो, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, जो डिफरेंस मतलब क्या? डिफरेंस मतलब दोनों के बीच का सब्सट्रैक्शन करोगे तो बिटवीन एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, मास एक्चुअल मास। बच्चों यहां हमें एक फॉर्मूला क्रिएट करना है। ठीक है, उसको समझने के लिए इस वाले को मैं बोलता हूं एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस जो है, एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस जो है वो आपका कैपिटल एम है, राइट। एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस जो है वो कैपिटल एम है। मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूं ताकि आपको समझने में इजी पड़े। एंड सम ऑफ द मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स, सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स के मासेस का एडिशन करोगे, इन दोनों के डिफरेंस का मतलब होता है आपका मास डिफेक्ट। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, इसको तोड़ोगे तभी आ जाएगा। ऊपर वाले को तो बच्चों आपको समझा दिया मैंने कि एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस जो है वो आप कैपिटल एम से बता रहे हो। नीचे वाले को समझते हैं, वो अच्छी तरह से ध्यान से सुनो। देखो बच्चों, सम ऑफ मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स के मासेस का एडिशन, मतलब किसका एडिशन बच्चों? अगर आप न्यूक्लियस के अंदर देखोगे तो आपको प्रोटॉन दिख रहा है और न्यूट्रॉन्स, यही दो तो प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो अगर आपको बोला गया है सम, तो आप किसका सम करोगे? प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का, राइट बच्चों। अब अंदर कौन से एलिमेंट्स है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो अगर उसके ऊपर देखो, ध्यान से समझना मेरी बात, ये बात ध्यान से समझो। सम ऑफ मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स का मतलब बच्चों प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का एडिशन। लेकिन इन प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का जो एडिशन होने वाला है वो डिपेंड करेगा, एडिशन तो होगा लेकिन किसके एडिशन में होगा, उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स अंदर प्रेजेंट है। अगर आपका हीलियम प्रेजेंट है ना, अगर आपका
कोई दूसरा यूरेनियम प्रेजेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक मास नंबर को भी फर्क पड़ेगा। तो एक्चुअली क्या होगा, आपको सम ऑफ मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स को बताना है। मतलब क्या बताना है बच्चों, आपके उसके अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, उन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मासेस, ये चीजों को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो बच्चों इसका एक्चुअली फॉर्मूला मैं क्रिएट करके दिखाता हूं, सिर्फ इस पॉइंट का मैं फॉर्मूला आपको बनाकर दिखाता हूं। अभी देखो, सम ऑफ मासेस मैं पहले लिख देता हूं, आपको समझ में आए इसलिए। सम ऑफ मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल्स टू देखो, अब देखो बच्चों, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, मास ऑफ प्रोटॉन देखो, Z क्या है, एटॉमिक नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस जेड, मतलब एटॉमिक मास में से आप एटॉमिक नंबर को डिफरेंस कर रहे हो। जब आप इसको डिफरेंस कर रहे हो इनटू आप उसका मास ऑफ न्यूट्रॉन कर दे रहे हो। मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, एटॉमिक नंबर, जो भी मास नंबर है उसमें से आप डिफर करोगे तो न्यूट्रॉन्स आपको मिलेंगे। तो आपका एक्चुअली ये जो डिफरेंस है इनटू आप ये करोगे तो न्यूट्रॉन्स के बारे में आपको मल्टीप्लिकेशन, ये प्रोटॉन्स के बारे में। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो भी है इनटू मास ऑफ एक प्रोटॉन का वजन। एक्चुअली आप ऐसे ही किसी भी चीज का वजन निकालते हो, अगर आपको 4 मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं ऑक्सीजन के, तो 4 मॉलिक्यूल जो भी है ऑक्सीजन को इनटू उसका एटॉमिक नंबर, समझ में आ रहा है, मास नंबर कितना है उसका, तो उसके ऊपर आप कैलकुलेट करते हो, वही कर रहे हो आप। देखो आपका एटॉमिक नंबर जो भी होगा, ऑक्सीजन है, यूरेनियम है, इनटू एक उसका मास कितना होने वाला है, उसमें कितने प्रोटॉन्स है, ध्यान से समझना, प्लस A माइनस जेड, मतलब कितने न्यूट्रॉन्स है उसके अंदर, इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मास कितना होगा। जब आप इसको समझकर ऐड करोगे तब जाके आपका सम ऑफ मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस मिल जाएगा। तो बच्चों अब देखो, ये चीज मैंने समझा दी आपको, ये चीज समझा दी मैंने आपको। तो टोटल मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, इट इज नथिंग बट ZMP प्लस A माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये हो गया, ये सारा इसका में ये लिख दिया। डिफरेंस बिटवीन इसका है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे बच्चों। एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस क्या है आपका, कैपिटल M, तो माइनस क्या कर दिया, M कर दिया। क्लियर हो गया अच्छी तरह से क्या बोला है मास डिफेक्ट का मतलब, एक्चुअली ये कंसेप्ट, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे बच्चों अच्छी तरह से, इसका काम हमें आगे न्यूमेरिकल सॉल्विंग में काम पड़ेगा, ठीक है। देखेंगे, पहले आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझकर नोट कर लो, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर पे, ठीक है। चलो बच्चों आगे, इसके बाद आपकी हेडिंग आप पुट करो, मास डिफेक्ट के बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। देखो बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालना है, मतलब आपका क्या एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है इसको समझते हैं पर न्यूक्लियॉन के बेसिस पे। इसको हम बोलते हैं एवरेज मत बोलो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज ए न्यूक्लियॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। एकदम आसानी से ध्यान से समझ लो, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी लग रही है टू रिलीज, छोड़ने के लिए या रिलीज करने के लिए, एक न्यूक्लियॉन को न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियन निकालने के लिए न्यूक्लियस में से जो एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है बच्चों। इसका अगर आप फॉर्मूला बोलेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो डिवाइडेड बाय इसके एटॉमिक मास से हो जाएगा। बच्चों देखो, अगर इस फॉर्मूले को अगर आपको एनर्जी क्रिएट करने को बोला गया तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब ये सारा का सारा मास डिफेक्ट। एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी होती है mc²,
mc²। डेल्टा एम क्या है बच्चों? मास डिफेक्ट इंटू सी डिवाइडेड बाय ए। बच्चों मास डिफेक्ट मतलब डेल्टा एम। डेल्टा एम बच्चा ये होता है सारा का सारा, तो आप लिखिएगा यहाँ पे जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन ब्रैकेट क्लोज माइनस एम ये पूरा ब्रैकेट क्लोज करके सी स्क्वायर डिवाइड बाय आपकी वैल्यू क्या है? ए की। तो आपकी एनर्जी जो निकालनी है उसके लिए आपको ये एक्चुअल फॉर्मूला पता होना चाहिए और इससे आप एनर्जी निकाल सकते हो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर की। ठीक है, आई होप सो ये समझ में आया है बच्चों। बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड हमारा जो पॉइंट था वो आपको क्लियर हो गया होगा। एंड इसका एक ग्राफ है जो आपको मास, एटॉमिक मास वर्सेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसका ग्राफ बनाना रहता है। इसका आपको कंक्लूजन क्या है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। आओ चलो पहले हम उस बारे में ग्राफ बनाते हैं। देखो बच्चों ग्राफ में आपके एक्स एक्सिस पे आपका एटॉमिक मास है और वाई एक्सिस पे आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, जिसका यूनिट होता है बच्चों मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके, आओ तो देखो आगे यहां पर एटॉमिक मास जो है वो हम 50-50 के क्राइटेरिया से बढ़ाते जाएंगे। 50, 100, 150, 200, 250। और यहां बच्चों एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, इधर आपका ये जो है 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे बढ़ता जा रहा है बच्चों। इधर आपको क्या स्टार्ट करना है? देखो ये ग्राफ इस तरह से ग्राफ है। इधर बच्चों अभी हम यहां पर ऑक्सीजन को पकड़ते हैं, यहां हमारा लिथियम है इक्वल्स टू 6। यहां पर आप ऑक्सीजन को पकड़ो 16, यहां फेरस लिख देते हैं, दैट इज जो भी आपका 52 है एटॉमिक मास नंबर इसका। और यहां धीरे धीरे आगे जाओगे तो यूरेनियम विच इज 238। आओ बच्चों समझते हैं यहां क्या है। देखो आपको बच्चों एटॉमिक मास वर्सेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो ग्राफ आपने बनाया, इस ग्राफ से आपको समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे देखो एटॉमिक मास जो है, जैसे जैसे पहले तो कैसा है देखो इतनी अनस्टेबिलिटी है कि सिर्फ ये एक लाइन जैसा दिखा रहा है, सिर्फ लाइन है। मतलब आप शुरुआत में जैसे जैसे मास बढ़ाते जाओगे सिर्फ ये एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है, फिर धीरे धीरे जैसे आपका एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपको समझ में आ रहा है कि एटॉमिक मास नंबर जैसे जैसे बढ़ा रहे हो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कैसा है, अपने एक पॉइंट पे सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होते जा रहा है। मतलब बच्चों अगर इससे कोई कंक्लूजन पूछे आपको कि क्या समझ में आ रहा है इस ग्राफ से आपको, तो जैसे जैसे आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाते जा रहे हो, क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे जैसे आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाते जा रहे हो उतना ही ज्यादा क्या होने लग जाएगा, स्टेबिलिटी आने लग जाएगी न्यूक्लियस के अंदर। क्या आने लग जाएगी? स्टेबिलिटी आने लग जाएगी न्यूक्लियस के अंदर। बच्चों ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर हो आपको इसमें कि जैसे जैसे एज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस या ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन greater will be the stability। मतलब जितना ज्यादा आप बाइंडिंग एनर्जी को मास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा रहेगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ग्रेटर होगी। इसको बच्चों थोड़ा ध्यान से समझो, एटॉमिक मास जितना बढ़ता जा रहा है ये बाइंडिंग एनर्जी को बढ़ा रहा है। मतलब मास जितना बढ़ेगा उतना बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगा, जितना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगा उतना ही क्या बढ़ेगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर। सो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर पे, रेडियो एक्टिव डीके से रिलेटेड है। रेडियो एक्टिव डीके बच्चों ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर के अंदर। अगर आप बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो रेडियो एक्टिव डीके से रिलेटेड सवाल आपको बहुत सारे बोर्ड्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इस पे रिलेटेड न्यूमेरिकल, इस पे रिलेटेड थ्योरी जो आपकी रहती है वो रेट ऑफ फोटो रेडियो एक्टिव डीके की, ये सब सवाल आपको मिलते हैं ज्यादातर। तो ध्यान देना इस कंसेप्ट में। सबसे पहले हम रेडियो एक्टिव डीके
क्या रहता है, द फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जितने भी है, जैसे आप फ्रेंसियम मान लो, आप फ्रेंसियम ले लो, आप सीजियम ले लो, यूरेनियम ले लो, ये सारे एलिमेंट जो है वो अपने स्पॉन्टेनियस इमिशन करते हैं, रेडिएशन की इमिशन करते हैं जो अपने आप हो रही है, ठीक है, अपने आप हो रही है। इस तरह के सब्सटेंस के अंदर स्पॉन्टेनियस इमिशन को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव डीके। बच्चों इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, आपके 3 तरह के रेडियो एक्टिव डीके होते हैं। क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीकेस, टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं। इन्हीं को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले होता है आपका अल्फा डीके। क्या होता है, अल्फा डीके। बच्चों इसका स्टेटमेंट मैं लिखाऊंगा नहीं, इसमें आपको सिर्फ यही समझना है, कंसेप्चुअली इनको समझो। आप खुद से भी स्टेटमेंट तैयार करके ये सब लिख सकते हो अगर आपको ये क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह से समझाता हूं मैं। अल्फा डीके बच्चों कब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एलिमेंट है एक्स नाम का, ठीक है, उस एलिमेंट का कोई तो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर हम Z से बताते हैं, एटॉमिक मास नंबर हम A से बताते हैं। ये चीज अपना रेडियो एक्टिव स्पॉन्टेनियस इमिशन करने के बाद अगर ये वैल्यू जो है वो चेंज होकर अब XYZ कुछ भी बन गई, Y बन गई है। अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है बच्चों कि जो भी आपका एटॉमिक नंबर था वो शुरुआत से 2 कम हो चुका है और उसका एटॉमिक मास नंबर जो है वो 4 से कम हो गया है। एटॉमिक नंबर जो है वो 2 से कम हुआ है और एटॉमिक मास नंबर जो है वो 4 से कम हो गया है। प्लस इसके अंदर जो भी ये कम होने के बाद इसमें आपको इस तरह से अगर आपको वैल्यू दिखाई दे रही है, तब आपका जो इमिशन होता है वो क्या होता है, अल्फा रेडिएशंस, अल्फा डीके होते हैं। क्या होते हैं, कौन से डीके होते हैं, यहाँ पे अल्फा डीके होते हैं, ठीक है। सो यही है आपका मेन रेडियो एक्टिव डीके का पहला पॉइंट, दैट इज अल्फा डीके। अच्छा बच्चों इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं कि थोड़ी फील नहीं आती है, तो एग्जाम्पल एक अच्छा सा लेते हैं हम। जैसे आपके पास बच्चों एक यूरेनियम नाम का एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर बच्चों होता है 92 और एटॉमिक मास नंबर होता है 238। बच्चों जब ये रेडिएशन करता है और इमिट करेगा तब इसकी वैल्यू जो है वो 2 से कम हो जाएगी। ये एलिमेंट जो होता है वो आपका एलिमेंट दूसरा रहता है जिसके इसके कंपैरिजन में, ठीक है, सेम नहीं रहेगा। जिसका एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों, देखो 92 से क्या हो जाएगा 90 और एटॉमिक मास नंबर कितना हो जाएगा 234। बच्चों हाँ अगर आप देखोगे अल्फा रेडिएशन मतलब किसका रेडिएशन होता है, अल्फा रेडिएशन मतलब आपके हीलियम पार्टिकल का रेडिएशन जो होता है वो अल्फा रेडिएशन होता है, ठीक है। तो देख लो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे आपका अल्फा रेडिएशन जो हो रहा है वो बाहर की तरफ आपका इज नथिंग बट हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है, तो 24 मतलब ये आपका एक्चुअली कौन है, हीलियम है। दिस इज ओनली द अल्फा रेडिएशन। फील आ रही है बच्चों, ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया है आप लोगों को। आपको क्वेश्चन बोर्ड्स में ऐसा रहता है कि आपका एटॉमिक नंबर 92, 238 या XYZ कोई भी दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा बच्चों अगर वो 92 से 90 पे आ गया है और 238 से 234 पे आ गया है, मतलब 2 से कम हो जाएगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर 4 से कम हो जाएगा, तब आप इस तरह के एलिमेंट्स को बोलोगे कैसे हैं, अल्फा डीके, मतलब अल्फा रेज वो इमिट कर रहे हैं। और आप इस तरह के एग्जाम्पल को समझ सकते हो। आपकी कंपटीशन के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस बहुत से मिलते हैं क्योंकि ये कंसेप्चुअल है और बहुत ही इजी है। बच्चे ये सारे आप ध्यान नहीं देते हो, इतने सिंपल क्वेश्चंस इसके ऊपर रहते हैं। आप सही से इतने छोटे कंसेप्ट को समझ जाओ, क्वेश्चन आ गया तो आपको इजीली इधर से मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है बच्चों, आई होप सो। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर पे, अल्फा डीके के पास अपना बीटा डीके। अब बच्चों बीटा डीके होता है जो वो होता है सेम इसी की तरह है, थोड़ा चेंज क्या होगा, जो भी आपका एटॉमिक नंबर जो है वो Z और एटॉमिक मास नंबर जो है वो A, जब रिएक्शन होती है और इमिशन हो जाएगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें आपको ऑब्जर्व होगा आपका एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया है पर एटॉमिक मास नंबर उतना ही है। प्लस इसके अंदर रिलीज होता है इलेक्ट्रॉन्स का प्लस एक पार्टिकल जो एंटी न्यूट्रिनो नाम से जाना जाता है। अगर वो बीटा डीके कर रहा है तो एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होगा ही होगा। इलेक्ट्रॉन्स प्लस अल्फा एंटी न्यूट्रिनो को जो रिलीज किया जा रहा है, इस तरह के एग्जाम्पल को हम बोलते हैं बीटा डीके। एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, आपको अच्छी तरह से इसके बारे में भी आइडिया आ जाएगा कि
कैसा हो रहा है अल्फा डीके यहाँ के इसके अंदर। जैसे आपका हाइड्रोजन है, राइट बच्चों, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बच्चों 1 होता है। एटॉमिक मास नंबर बच्चों, हम इसका रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले रहे हैं तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हाइड्रोजन का होता है ट्रिटियम। तो यही है आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रिएक्शन होने के बाद बच्चों, ये रिएक्शन होने के बाद आपको जो एलिमेंट मिलेगा एटॉमिक नंबर उसका बदलकर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर बदलकर 2 हो जाएगा, Z+1 हो जाएगा, दैट इज 1 + 1 2 हो जाएगा। और एटॉमिक मास नंबर जो है वो सेम रहेगा। बच्चों ये तो होता है हीलियम, ये होता है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक मास नंबर 2, एटॉमिक मास नंबर 3, ये खुद क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो कि खुद हाइड्रोजन का क्या है, हीलियम का क्या है, आइसोटोप है। प्लस इसके अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स भी इमिट होंगे। तब आप इनको बोलोगे किस तरह की रेडिएशन हो रही है यहाँ पे, बीटा डीके नाम की। आप इसको स्टेटमेंट की तरह एक्सप्लेन कर लेना उन लोगों को, सबसे पहले ऊपर वाला एग्जांपल लिखकर और बाद में आप एक एग्जांपल नीचे की तरह दे देना। ठीक है बच्चों, आगे है हमारा थर्ड, दैट इज होता है गैमा डीके। बच्चों गैमा डीके ये कोई अलग है, इसके अंदर हमें कोई एग्जांपल जैसा नहीं समझना है, हमको सिर्फ इतना समझना है कि अगर एक पेरेंट न्यूक्लियस है, क्या है, पेरेंट न्यूक्लियस है, पेरेंट न्यूक्लियस है, तो अगर वो रिएक्शन कंप्लीट करता है, रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद जो है उसके अंदर क्या फॉर्म होंगे, डॉटर न्यूक्लियस। क्या होंगे, डॉटर न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस। तो जब इस तरह से आपको फिनोमेना दिखता है कि पेरेंट न्यूक्लियस जो है वो फॉर्म होकर आपका जो इमिशन होने के बाद डॉटर न्यूक्लियस जो तैयार हो रहे हैं, मतलब इसी पार्टिकल, इसी न्यूक्लियस के स्मॉल स्मॉल अलग अलग क्या हो गए हैं, डिविजन्स हो गए हैं, तब आप इनको क्या बोलते हो, गैमा डीके बोलते हो। बस इसके अंदर फर्क ऐसा है कि ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट न्यूक्लियस जो एनर्जी होती है, अगर इसकी एनर्जी 10 की है तो अगर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गए तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जितनी एनर्जी ये यहां से इमिट कर रहे हैं उतनी एनर्जी प्रोडक्ट बनते समय नहीं रहती है, रिक्वायर्ड एनर्जी से जितनी एनर्जी उससे कम रहती है इनकी एनर्जी। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर पे। स्टेट द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके एंड डिराइव इट्स एक्सप्रेशन। यही क्वेश्चन की बात कर रहा था बच्चों, ये क्वेश्चन आपको 2 से 3 मार्क्स के लिए बोर्ड में मिल सकता है। क्वेश्चन क्या है, आपको रेडियो एक्टिव डीके का लॉ बताना है और उसके एक्सप्रेशन को प्रूव करना है। आओ करते हैं। सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा क्योंकि ये स्टेटमेंट से ही आपको ये डेरिवेशन की शुरुआत होगी। देखो, एट एन इंस्टेंट द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन is directly proportional to number of nuclei of the radioactive element present at that instant। पढ़ने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है पर मैं थोड़ा सा है ना इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, ठीक है, इसके स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं कि हम n0 से क्या बता रहे हैं बच्चों। n0 से हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टाइम t इक्वल्स टू 0। जब टाइम 0 होगा तब हम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को n0 से बता रहे हैं। जब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो n है तब आपका टाइम t इक्वल्स टू t पे चल रहा है, मतलब एग्जैक्ट टाइम t पे चल रहा है ये। जब dn है ये हम बोल रहे हैं कि ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो छोटा सा डिसइंटीग्रेट हो गया है एक छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, दैट इज dt। ठीक है, तो अब इस सब चीजों को दिमाग में रखते हुए हम इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे इस चीज को बताने के लिए। एट अ इंस्टेंट रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। बच्चों रेट मतलब d/dt, किसका, डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। देखो अगर आप रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन को प्रूव कर रहे हो तो d/dt किसका, डिसइंटीग्रेशन, मतलब dn/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। मतलब dn/dt किससे प्रोपोर्शनल होगा, प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट, मतलब क्या, टाइम t पे कितना प्रेजेंट है, मतलब n। मतलब ये स्टेटमेंट आपको ये बता रहा है कि रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन dn/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है बच्चों, आओ फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट फैक्टर पे। ये चीज को आगे हम सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं। समथिंग कांस्टेंट होगा यहाँ पर, dn/dt विल बी इक्वल्स टू लैम्डा इंटू n। इसका माइनस साइन, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन हो रहा है इसलिए माइनस साइन रखना उसका ध्यान से। और लैम्डा क्या है आपका डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, क्या है, कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, ओके। तो अब बच्चों यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि dn/dt माइनस लैम्डा बाई टी, लैम्डा इंटू टी है। सो अब मैं क्या करता हूं, देखो dn बाय इस n को इधर लेके आता हूं इक्वल्स टू ये dt को उधर लेके जाता हूं, तो माइनस लैम्डा इंटू dt। करेक्ट है बच्चों। ऐसा क्यों किया गया बच्चों, देखो dn/n है,
मतलब आप दोनों तरफ क्या कर सकते हो बच्चों, इंटीग्रेशन लगा सकते हो। इधर इंटीग्रेशन करेंगे dn बाई dn का, और यहाँ इंटीग्रेशन होगा सिर्फ dt का, ठीक है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। तो बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है बच्चों, ये होता है log x। तो बच्चों यहाँ पे आपका 1 अपॉन n इंटू डी एन है, मतलब क्या होगा ये बच्चों, log n होगा, इक्वल्स टू माइनस लैम्डा इंटू डी टी। स्मॉल इंटीग्रेशन है एक वैल्यू की, तो क्या हो जाएगा वो सिर्फ t हो जाएगा, प्लस यहाँ कोई लिमिट नहीं है तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, एक कांस्टेंट के साथ रिप्लेस हो जाएगी, तो प्लस c होगा। प्लस c क्या है, प्लस c है बच्चों कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब बच्चों यहां से देखो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो इस c की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एट टाइम t इक्वल्स टू 0, इस समय पे क्या होगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ये 0 हो रहा है बच्चों, तो आपका टाइम जब 0 है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं, n 0, मतलब आपका ये n भी रिप्लेस होगा, n क्या हो जाएगा बच्चों, n 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है बच्चों कि ये फैक्टर 0 हो जाए तो c की वैल्यू निकल जाए। इस c की वैल्यू निकालने के लिए आप log n 0 इक्वल्स टू क्या लिखोगे बच्चों, देखो ये तो 0 हो जाएगा, सिर्फ c आएगा, तो c विल बी इक्वल्स टू log n 0, c विल बी इक्वल्स टू log n 0। तो बच्चों यहां से अब आपको समझ में आ रहा है c की वैल्यू जो मिली है वो आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, log n विल बी इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी प्लस log n 0। क्लियर है क्या बच्चों, ठीक है। आगे हम इसके आगे का कांस्टेंट वैल्यू जो है वो इधर निकालेंगे। देखो बच्चों ये प्लस log ऑफ n 0 है, तो ये RHS से LHS में आ जाएगा, तो log ऑफ n माइनस log ऑफ n 0 विल बी इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी। इन दोनों के अंदर बच्चों आप log एक बार लिख लोगे, और log का रूल आप लोगों ने सीखा है कि अगर ये बीच में माइनस होगा तो log के अंदर क्या हो जाता है, वो डिवीजन में चला जाता है, विल बी इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी, राइट बच्चों। तो अब यहां से बच्चों हम आप ये कर सकते हैं, log n बाई n 0 है, इस log को आप इधर लेके चले जाओगे, ठीक है, तो log इधर लेके चले जाओगे तो बच्चों n बाई n 0 क्या हो जाएगा आपका, log इधर जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग ऊपर जाएगा तो इसकी सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टी का बेस जो रहता है वही यहाँ पे बेस क्या है इसका, e है, तो इधर आपको e रेस टू माइनस लैम्डा टी दिखता हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। सो बच्चों आपको एक चीज क्लियर हो गई, n जो है वो n 0 e रेस टू माइनस लैम्डा टी है, तो यही है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बच्चों। क्या है ये, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, यही वैल्यू आपको डिराइव करनी थी। याद रखना बच्चों, जो भी आपका रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन का लॉग है, इट इज n इक्वल्स टू n 0 e रेस टू माइनस लैम्डा टी, ठीक है। ये टाइम इंटरवल कितने पे है, टाइम इंटरवल t पे है, ये टाइम इंटरवल 0 पर है, लैम्डा जो है वो आपका कांस्टेंट डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, टाइम t है, और ये e जो है ये आपकी वैल्यू है एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाली, ठीक है। आई होप सो बच्चों ये क्लियर हो गया है आप लोगों को। इस पे आप इस पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट ले लो इस डेरिवेशन का, यहां से डेरिवेशन शुरुआत हुआ है, ठीक है। आगे इसके ऊपर और सवाल क्या आ सकता है बच्चों, देखो अब इधर से आगे आपको ऐसा सवाल भी पूछ सकते हैं कि व्हाट विल बी द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दिस रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन। तो हाफ लाइफ पीरियड कितना होता है बच्चों, ये बच्चों आप काइनेमेटिक्स में भी पढ़ते हो केमिस्ट्री के अंदर, हाफ लाइफ पीरियड पर यहाँ पर भी है, और इस पे सवाल हो सकता है आ जाएगा, यहाँ पर कहीं पर भी है, आपको कंसेप्ट क्लियर होने से मतलब है, कंसेप्ट अच्छी तरह से रखोगे तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाफ लाइफ पीरियड क्यों निकालना है बच्चों, देखो n इक्वल्स टू n 0 e रेस टू माइनस लैम्डा टी। बच्चों हाफ लाइफ की जरूरत ही क्यों पड़ती है, एक न्यूक्लियस के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में बच्चों, सीजियम है, फ्रांसियम है, इनके हाफ लाइफ पीरियड बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगर आप देखोगे ना तो 70 साल के हाफ लाइफ पीरियड होते हैं। कोई साइंटिस्ट अगर इसके ऊपर रिसर्च करना चाहेगा तो इट विल टेक ह्यूज टाइम, बहुत टाइम, 70 साल तक कोई साइंटिस्ट अब अलाइव नहीं रह सकता। अगर अलाइव भी रह रहा है तो ही इज बिकमिंग अ साइंटिस्ट एट द एज ऑफ 25-30, तो बहुत मुश्किल होता है कि वो पूरे, तो उन जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबका सिर्फ हाफ लाइफ पीरियड ही स्टडी किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर 24 साल का हाफ लाइफ पीरियड है तो 12 साल के अंदर हो जाता है, ठीक है। सो रिसर्च करने के लिए आप लोगों को बेनिफिट रहता है, इसलिए हाफ लाइफ पीरियड किसी भी हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट का कैलकुलेट करते हैं। और बच्चों यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ देखो बच्चों आपको n इक्वल टू n 0 e रेस टू माइनस लैम्डा टी है। अगर आप हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करोगे तो आपकी n की वैल्यू भी बच्चों क्या हो जाएगी, n 0/2,
इनिशियली वैल्यू जो भी थी उसका हाफ हो जाएगा। इनिशियल वैल्यू n0 था, बाद में चल के n0/2 हो जाएगा। ये हो गई आपकी n की वैल्यू। सेम वे बच्चों आपका टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड 1/2 हो जाएगा। हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करना है, इसलिए टी की जगह पर आप टी कैपिटल में लिखोगे क्योंकि पीरियड है, और 1/2 क्योंकि हाफ लाइफ कैलकुलेट कर रहे हो। तो बच्चों इसी डिनोशन के साथ हम यहाँ पे वैल्यूज को पुटअप करते हैं। n0 डिवाइड बाई 2 विल बी इक्वल्स टू n0 e रेस टू माइनस लैम्डा t रेस टू 1/2। n0 से n0 कट जाएगा बच्चों, तो 1/2 विल बी इक्वल्स टू e रेस टू माइनस लैम्डा t रेस टू 1/2। बच्चों इस नेगेटिव पार्ट को मैं हटाना चाहता हूं तो डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा, तो 1/e लैम्डा t रेस टू 1/2 और यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। बच्चों ये देखो उल्टा है तो मैं रेसिप्रोकल कर लेता हूं, तो e रेस टू लैम्डा t रेस टू 1/2 विल बी इक्वल्स टू e। राइट बच्चों, तो यहां से आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी बच्चों। अगर मैं इधर लॉग ले लूं, क्या ले लूं, लॉग, तो लॉग अप्लाई करने के बाद दोनों तरफ यहां तो हो जाएगा log e टू द पावर t रेस टू लैम्डा इंटू t रेस टू 1 t हाफ। क्यों लॉग ले रहा हूं बच्चों, क्योंकि ये जो पावर है ऊपर का वो बेस आ जाएगा, बेस में आ जाएगा, दैट इज नीचे आ जाएगा। ठीक है, और log e की वैल्यू आपको पता ही है क्या रहती है, सिर्फ 1। यहाँ पर log 2 हो जाएगा, दोनों तरफ मैंने log से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर लेके आ गए तो लैम्डा t हाफ log e विल बी इक्वल्स टू log 2। बच्चों log e की वैल्यू होती है 1, तो लैम्डा इंटू टी 1/2 इक्वल्स टू log 2 की वैल्यू होती है 0.693। तो हाफ लाइफ पीरियड बच्चों आपको कितना मिल गया, 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा। याद रखना है बच्चों इस वैल्यू को, ये वैल्यू आपको हाफ लाइफ पीरियड बता देगी किसी भी एलिमेंट का, अगर आपको कैलकुलेट करने को बोला गया है रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का, तो इट इज 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा। होप सो बच्चों ये क्लियर हो गया है। सो बच्चों आ गए हैं अपने आखिरी पार्ट के अंदर, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन के कंसेप्ट में। फिजन और फ्यूजन जो है, देखो फिजन कैसे होता है, हेवी फिजन फ्लिप इनटू हायर मॉलिक्यूल, मतलब क्या हो रहा है, और यहाँ 2 और मोर लाइटर मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म हेवी न्यूक्लियस। ये जो है ये बड़े से छोटे की तरफ जाता है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़ा न्यूक्लियस जो है उससे स्प्लिट होते हैं, टूटते हैं और क्या बन जाते हैं, छोटे न्यूक्लियंस फॉर्म हो जाते हैं। और यहाँ क्या होता है, छोटे छोटे लाइटर पार्टिकल से बड़ा एक न्यूक्लियस तैयार होता है। दिस इज कॉल्ड फ्यूजन कंसेप्ट। इसको हम बोलते हैं फिजन जो छोटे में जा रहा है, फ्यूजन जो बड़ा कर रहा है। आओ बच्चों आगे इसके बाद देखोगे तो इसको फिजन के लिए कैसा है, अब ये छोटे छोटे में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो टेम्परेचर ज्यादा नहीं चाहिए। क्या रहेगा, अगर आपको कोई चीज को बड़ा बनाना है तब आपको एनर्जी बहुत लगेगी, मतलब कि आपका जो न्यूक्लियस है वो एक बड़ा फॉर्मेट करेगा, पर यहां पे क्या हो रहा है, ये तो टूट रहा है तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। दैट मींस यहां टेम्परेचर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यहां क्या है, ये हेवी न्यूक्लियस बना रहा है, तो इसको फॉर्म करने के लिए एक हायर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए, तो रिक्वायर्ड एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर फॉर कैरिंग आउट दिस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ये रिएक्शन जो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है ये कंट्रोल की जा सकती है ऑब्वियसली, क्योंकि कैसा है, इसको अगर इसको स्प्लिट किया जा रहा है तो इस एनर्जी को क्या किया जाता है, कंट्रोल में लाया जा सकता है। पर यहां क्या होता है, इस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकते आप, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये कैसी है, ये प्रोसेस एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे हो रही है और बड़ा है, तो इस रिएक्शन को आप कंट्रोल में नहीं ला सकते। अगला चेन रिएक्शन होती है, यहां पर चेन होना रिएक्शन, ये रिएक्शन चेन रिएक्शन फटाफट फॉर्म होती है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 6, 8 डबल ऐसे होते जाता है, ये चेन रिएक्शन फॉर्म करती है। ये चेन रिएक्शन फ्यूजन के अंदर चेन रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं है। आई होप सो बच्चों ये पॉइंट आपको क्लियर है। ये इस तरह से हमारा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर पूरी तरह से खत्म होता है। हमने हर पॉइंट को इसके अंदर के टच कर दिया है। कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है बच्चों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।